कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है एडवांसेस इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर क्रॉप। सूरजमुखी की फसल में संकर बीज उत्पादन में आधुनिकताएं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो सूरजमुखी या सनफ्लावर जो है ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी पर परागित फसल है, जिसमें पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन मधुमक्खियों के द्वारा यानी हनी बीज के द्वारा करवाया जाता है। इसको बोलते हैं कीट परागन या एंटोमोफिली। सूरजमुखी की बात करें तो इसके अंदर जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको कैपिटुलम या हेड कहा जाता है। ठीक है, पुष्पक्रम जो है, फिर इसमें जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं रे फ्लोरेट्स और दूसरे को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स की बात करें तो ये कैपिटुलम जो है उसकी परिधि पर यानी पेरिफ्री पर उपस्थित पुष्प होते हैं। ये या तो मादा पुष्प होते हैं यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं, या फिर ये स्टेराइल या बंध्या पुष्प होते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है इसमें हो सकती है। उसके बाद दूसरे होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो ये जो फ्लोरेट्स हैं ये कैपिटुलम के सेंटर में या केंद्र में उपस्थित होते हैं, और ये हमेशा बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं, यानी पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों ही इसमें उपस्थित होते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये हेड या कैपिटुलम है सूरजमुखी या सनफ्लावर का। तो इसमें ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल के ऊपर डिस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स लगे रहते हैं। अब मैंने आपको बताया था रे फ्लोरेट्स पेरिफ्री पर या परिधि पर लगे रहते हैं, तो आप देख सकते हो ये परिधि पर लगा हुआ है रे फ्लोरेट, और ये वाला रे फ्लोरेट जो है ये भी परिधि पर लगा हुआ है। जबकि डिस्क फ्लोरेट्स मैंने आपको बताया था केंद्र में या सेंटर में होते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल केंद्र में या सेंटर में डिस्क फ्लोरेट्स लगे हुए हैं। रे फ्लोरेट्स मैंने आपको बताया था कि ये या तो बंध्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, या फिर ये पिस्टिलेट यानी मादा पुष्प होते हैं। जबकि डिस्क फ्लोरेट्स मैंने बताया था आपको ये बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं। अब फ्लावरिंग या पुष्पन की बात करें तो सूरजमुखी के अंदर 5 से 10 दिनों का समय लगता है पुष्पन को पूर्ण होने में या फ्लावरिंग को कंप्लीट होने में। इसके जो पॉलन ग्रेन्स या परागकण होते हैं वो 12 हावर्स के लिए या 12 घंटों तक जीवित रह सकते हैं या वायबल रह सकते हैं। इसका मतलब 12 घंटों तक वो अगर परागण करते हैं या पॉलिनेशन करते हैं तो आगे निषेचन व फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंथेसिस की बात करें तो ये सुबह 5 से 8 बजे के मध्य जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पुष्प के खुले रहने की जो प्रक्रिया है या फ्लावर जो है उसके ओपन रहने का जो प्रोसेस है उसको एंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सुइटेबल टाइम है वो 5 to 8 AM है। ठीक है, उसके बाद संकर बीज उत्पादन या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो सूरजमुखी या सनफ्लावर जो है इसमें संकर बीज उत्पादन के लिए हम लोग 3 लाइन सिस्टम का यूज करते हैं या 3 वंशक्रम तंत्र का उपयोग करते हैं। तो इस मेथड या विधि के अंदर 3 प्रकार के या 3 टाइप के लाइंस या वंशक्रमों का उपयोग किया जाता है। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। ए लाइन जो है इसके पौधे नरबंध्या होते हैं या मेल स्टेराइल होते हैं, इसलिए इसको हमेशा मादा जनक के रूप में उपयोग किया जाता है। बी लाइन की बात करें तो इसको अनुरक्षक वंशक्रम भी कहते हैं या मेंटेनर लाइन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो ए लाइन के अनुरक्षण के लिए या मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। बी लाइन के पौधे कैसे होते हैं, भी नर उर्वर होते हैं, इसलिए इसको नर जनक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। आर लाइन की बात करें तो इसको रिस्टोरर लाइन या पुनः स्थापक वंशक्रम भी कहते हैं, क्योंकि ये नर उर्वरता को या मेल फर्टिलिटी को रिस्टोर या हम कह सकते हैं पुनः स्थापित करने का कार्य करता है। आर लाइन के पौधे नर उर्वर होते हैं और इनको नर जनक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। 3 वंशक्रम जो विधि है या 3 लाइन जो सिस्टम है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, उसके द्वारा सूरजमुखी में संकर बीज का जो हम लोग उत्पादन करते हैं या हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है या CGMS का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो 3 वंशक्रम जो विधि है वो CGMS पर ही आधारित है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। संकर बीज उत्पादन या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के 2 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है मेंटेनेंस का, जो जनक वंशक्रम है या पेरेंट लाइंस हैं उनका अनुरक्षण या मेंटेनेंस। ठीक है, तो जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल लाइंस ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यानी संकर बीज का उत्पादन। किस प्रकार के संकर बीज का, कमर्शियल हाइब्रिड सीड का या वाणिज्यिक संकर बीज का उत्पादन। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनक वंशक्रमों का जो अनुरक्षण है
या मेंटेनेंस है पेरेंटल लाइंस का वो किस तरह से करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पेरेंटल लाइंस या जनक वंशक्रम होते हैं उनका आधार बीज उत्पादन करते हैं, यानी कि फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन जो है वो उनका किया जाता है। किस तरह से हम लोग करेंगे वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो ए लाइन है उसका अनुरक्षण जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, या मेंटेनेंस जो है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए ए लाइन का हम लोग क्रॉस करवाते हैं, किसके साथ, बी लाइन के साथ क्रॉस जो है वो करवाया जाता है। तो ए लाइन जो है इसके पौधे कैसे होते हैं, अभी मेल स्टेराइल या नर बंदे होते हैं, इसलिए इसको मालाजन की तरह यूज करते हैं। बी लाइन के पौधे कैसे होते हैं, मेल फर्टाइल यानी नर उर्वर होते हैं, इसलिए इसको नरजन की तरह यूज किया जाता है। इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया, और जो बीज हम लोग एकत्रित करेंगे वो ए लाइन के पौधों से ही करेंगे, और वो ए लाइन के को ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और उनसे जो पौधे बनेंगे आगे वो फिर मेल स्टेराइल या नर बंदे होंगे। तो नर बंदेता का गुण जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। सूरजमुखी की जो अन्य किस्में होती हैं या अदर जो वैरायटीज हैं उनके जो प्लॉट्स होते हैं उनसे आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी रखना आवश्यक होता है। तो कितनी पृथक्करण दूरी रखी जाती है, 600 मीटर का पृथक्करण या आइसोलेशन रखा जाता है। नर व मादा जनक पंक्तियों का जो अनुपात है, यानी मेल एंड फीमेल जो पेरेंट रोज हैं उनका जो रेशियो है या अनुपात है, यानी बी अनुपात ए की बात कर रहे हैं, वो 1:3 रखा जाता है। तो एक किसके लिए है, बी लाइन के लिए है, और 3 जो है वो ए लाइन के लिए है। प्लॉट के चारों ओर हम लोग नर जनक पौधों यानी बी लाइन के जो पौधे होते हैं उनकी 2 बॉर्डर रोज या 2 सीमांत पंक्तियां जो है वो उगाई जाती हैं, ताकि परागण के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, जो पॉलिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे बी लाइन के पौधे, फिर उसके बाद 3 ए लाइन, पहले बी लाइन के पौधों की एक पंक्ति होती है, फिर ए लाइन के पौधों की 3 पंक्तियां, फिर से बी लाइन के पौधों की एक पंक्ति, फिर से ए लाइन के पौधों की 3 पंक्तियां। इस तरह से अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से हम लोग सीड फील्ड के अंदर या बीज खेत के अंदर इसको उगाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लांटिंग रेशियो है या रोपण अनुपात है वो कितना रखा जाता है, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:1। बॉर्डर रोज या जो सीमांत पंक्तियां हैं वो कितनी है, 2 हमें उगानी है फील्ड के चारों ओर, और बी लाइन के पौधे जो है उसमें उगाए जाते हैं। आइसोलेशन या पृथक्करण कितना रखना है, 600 मीटर का पृथक्करण जो है वो इसमें रखा जाता है। अब जब हम अनुरक्षण करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं तो ए लाइन का क्रॉस बी लाइन के साथ करवाया जाता है। अब यहाँ पे तो क्रॉस हो रहा है, संकरण हो रहा है, तो लक्षणों का परिवर्तन, लक्षण परिवर्तित होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए और बी लाइन जो है ये आपस में समजीनी होती हैं या आइसोजेनिक होती हैं। इनमें केवल एक नर बंधता के जीन का ही अंतर होता है, बाकी सारे के सारे जीन्स आइडेंटिकल होते हैं या एक समान होते हैं, जिससे दोनों में एक ही समय पर पुष्पन होता है। इसलिए इनमें फ्लावरिंग जो है वो भी सेम टाइम पर होगी, क्योंकि समजीनी है, आइसोजेनिक है। इसलिए यहाँ पर पुष्पन के तुल्य कालन की या फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पुष्पन अपने आप ही तुल्यकालिक या अपने आप ही फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज्ड होती है यहाँ पर। ठीक है, भौतिक मिश्रण से बचाव अगर हम करना चाहते हैं या फिजिकल मिक्सचर जो है उससे हम बचना चाहते हैं, तो नर जनक की जो पंक्तियां होती हैं, ठीक है, मेल पेरेंट की जो रोज हैं यानी कि बी लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, इन पंक्तियों को पहले ही काट कर हटा दिया जाता है। बिफोर मैचुरेशन या परिपक्वता से पहले ही इनको काटकर फील्ड से हम लोग हटा लेते हैं। उसके बाद जब परिपक्वता आती है या मैचुरेशन आता है तो उसके पश्चात जो बीज एकत्रित करने हैं, हमें सीड का जो कलेक्शन करना है, वो केवल ए लाइन पंक्तियों के पौधों से ही करते हैं। जो ए लाइन के रोज होती हैं उनके अंदर जो पौधे होते हैं उनसे ही केवल सीड का कलेक्शन किया जाता है, और ये जो सीड है वो ए लाइन वंशक्रम को दर्शाता है। ठीक है, ये जो बीज है वो ए वंशक्रम जो है उसको प्रदर्शित करेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बी लाइन का जो अनुरक्षण है वो किस तरह से करना है, मेंटेनेंस ऑफ बी लाइन। तो इसका अनुरक्षण एक सामान्य किस्म के समान, एक नॉर्मल वैरायटी की तरह ही किया जाता है। तो हम लोग इसको पृथक्कृत खेत यानी आइसोलेटेड फील्ड में उगाएंगे, और इसमें अपने आप ही पॉलिनेशन या परागण वगैरह होने देंगे, और उसके बाद मैचुरेशन जब हो जाता है तो बीजों को एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पृथक्करण दूरी जो है, आइसोलेशन डिस्टेंस उतनी ही रखते हैं, 600 मीटर, तो 600 मीटर आइसोलेशन रखना पड़ता है। तो जब परिपक्वता आ जाती है और मैचुरेशन हो जाता है तब इसके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस तरह से बी लाइन का हम लोग अनुरक्षण करते हैं। उसके बाद आर लाइन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस ऑफ आर लाइन जो है तो आर लाइन का जो अनुरक्षण है वो भी बी लाइन के समान ही किया जाता है। तो इसका अनुरक्षण भी हम लोग कैसे करते हैं, सामान्य किस्म के समान एक नॉर्मल वैरायटी की तरह इसको आइसोलेटेड फील्ड में या पृथक्कृत खेत में उगाकर किया जाता है। ठीक है, इसमें आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, 600 मीटर रखते हैं। तो आइसोलेटेड फील्ड में उगा लिया, उसके बाद उसमें पॉलिनेशन वगैरह होने देते हैं। जब मैच्योरिटी हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो उसके पास इसके सीड्स को इनके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, और ये आर लाइन का अनुरक्षण कहलाता है।
उसके बाद फिर हम लोग करेंगे वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन या कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो इसमें प्रमाणीकृत बीज उत्पादन किया जाता है, संकर प्रमाणीकृत बीज उत्पादन या हाइब्रिड सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी ए लाइन का क्रॉस करवाते हैं आर लाइन के साथ। ठीक है, किस तरह से करवाएंगे इसको डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो ए लाइन का क्रॉस आर लाइन से करवाएंगे। ए लाइन के पौधे कैसे होते हैं, मेल स्टेराइल होते हैं, नर बंदे होते हैं, तो इसका मतलब इसको मालाजन की तरह हम लोग यूज करेंगे। आर लाइन के जो पौधे हैं वो कैसे होते हैं, मेल फर्टाइल यानी नर उर्वर होते हैं, तो इसको नर जन की तरह हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्रॉस करवाया तो हाइब्रिड सीड्स या जो संकर बीज है वो हम लोग ए लाइन के पौधों से प्राप्त कर लेंगे परिपक्वता के पश्चात। जब इन हाइब्रिड सीड्स को हम लोग जर्मिनेशन करवाएंगे तो हमें F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे। लेकिन ये जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं ये नर बंधे न होकर नर उर्वर होते हैं, मेल स्टेराइल न होकर मेल फर्टाइल होते हैं। तो मेल फर्टाइल कौन था, आर लाइन थी, तो यही गुण किसमें आ गया, इन F1 प्लांट्स के पौधों में आ गया। तो इसका मतलब आर लाइन का काम क्या है, मेल फर्टिलिटी को यानी नर उर्वरता को पुनः से रिस्टोर करना या पुनः स्थापित करना। ठीक है, सूरजमुखी की जो अन्य किस्में होती हैं या सनफ्लावर की जो अदर वेराइटीज़ हैं उनके जो प्लॉट्स होते हैं उनसे आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी रखी जाती है। कितनी, 400 मीटर या 400 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है। अब प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात हमें कितने रखना है, तो नर व मादाजनक पंक्तियों का जो अनुपात है, यानी कि हम लोग आर अनुपात ए की बात कर रहे हैं, तो ये 1:3 रखा जाता है। तो एक जो है वो आर लाइन के पौधों के लिए है और 3 पंक्तियां जो है ये ए लाइन के पौधों के लिए है। इसके अलावा प्लॉट के चारों ओर हम लोग बॉर्डर रोज भी उगाते हैं, सीमांत पंक्तियां। तो नरजनक पौधे यानी कि हम लोग आर लाइन के जो पौधे होते हैं उनकी 2 सीमांत पंक्तियां या 2 बॉर्डर रोज जो है वो ग्रो करवाई जाती हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, पहले आर लाइन की एक पंक्ति, फिर 3 पंक्तियां जो है वो ए लाइन किया जाती हैं, फिर एक पंक्ति आर लाइन की, फिर से 3 पंक्तियां ए लाइन की, फिर से एक पंक्ति आर लाइन की। इस तरह से अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से हम लोग जो पंक्तियां हैं नर व मादाजनक पौधों की या ए लाइन व आर लाइन पौधों की उगाते हैं। ठीक है, प्लांटिंग रेशियो, इसका मतलब यहाँ पे रोपण अनुपात कितना आ गया, A/R इज इक्वल टू 3:1 या 3:1 हो गया। बॉर्डर रोज या जो सीमांत पंक्तियां हैं वो हमें 2 उगानी है फील्ड के चारों ओर, हाइब्रिड सीड की सीड फील्ड जो होता है उसके चारों ओर, और इसमें आर लाइन के जो पौधे हैं वो ग्रो करवाए जाते हैं। तो आर लाइन क्या है, नरजनक पौधे हैं। आइसोलेशन या पृथक्करण यहाँ पे कितना रखना है, 400 मीटर या 400 मीटर का जो पृथक्करण है वो रखा जाता है। उसके बाद संकर बीज एकत्रण या हाइब्रिड सीड का हम लोग कलेक्शन करेंगे या एकत्रित करेंगे। तो कैसे करेंगे, भौतिक मिश्रण से बचाव के लिए, यानी हम फिजिकल मिक्सचर से अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नरजनक जो पंक्तियां होती हैं यानी कि आर लाइन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पंक्तियां हैं या रोज हैं उनको पहले ही यानी बिफोर मैचुरेशन ही काट कर हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है फील्ड से। और उसके बाद जब परिपक्वता आती है, मैचुरेशन आता है, तो उसके पश्चात केवल ए लाइन के पौधों से यानी जो ए लाइन के प्लांट्स हैं उनसे ही सीड को कलेक्ट किया जाता है या बीज को एकत्रित करते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, संकर बीज या हाइब्रिड सीड को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम लोग करेंगे एडवांसेस या आधुनिकताएं। तो एडवांसेस क्या होती हैं भाई, बाजार या मार्केट के अंदर जो फार्मर्स या किसानों के लिए संकर बीज उपलब्ध होता है या जो हाइब्रिड सीड मिलता है फार्मर्स को, वो बहुत अधिक महंगा होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो संकर बीज या हाइब्रिड सीड है उसको उत्पादित करने में या प्रोड्यूस करने में जो खर्च आता है या प्रोडक्शन कॉस्ट उसको बोल देते हैं, वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो एडवांसेस या आधुनिकताओं में हम लोग क्या करते हैं, संकर बीज के मूल्य को कम करने के लिए, जो बाजार मूल्य होता है इसका, है ना, मार्केट रेट होता है हाइब्रिड सीड का, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कम करने के लिए संकर बीज उत्पादन में या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर जिन इम्प्रूव्ड टेक्निक्स का यूज किया जाता है या जिन उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांसेस या आधुनिकताएं। इन तकनीकों के उपयोग से, है ना, ये जो टेक्निक्स हैं इनका हम लोग यूज करते हैं और 2 प्रकार से या 2 टाइप से जो हाइब्रिड सीड है या संकर बीज है उसके रेट या मूल्य को कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है अभी, उपज को बढ़ाकर, इंक्रीज इन यील्ड, जो प्रति हेक्टेयर उपज या यील्ड आती है हाइब्रिड सीड की, अगर हम उसको इंक्रीज कर लें तो प्रति केजी जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी या खर्च होगा उत्पादन पर वो कम हो जाएगा, जिससे बाजार मूल्य जो संकर बीज का है वो कम हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उत्पादन खर्च को घटाकर जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं
या उत्पादन कर रहे हैं संकर बीज का, उसके ऊपर जो खर्च है उसको ऐसी तकनीकों के द्वारा कम से कम कर दिया जाए ताकि जो संकर बीज है उसका रेट मार्केट के अंदर या बाजार के अंदर कम हो जाए। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करके या उत्पादन खर्च को घटाकर भी हम लोग संकर बीज के मूल्य को कम कर सकते हैं। तो सनफ्लावर या सूरजमुखी में संकर बीज के बाजार मूल्य को या जो मार्केट रेट है उसका, उसको कम करने के लिए हम लोग कई प्रयास कर सकते हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है, सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन है, निपिंग है, फोलियर स्प्रे है, इरिगेशन है और प्लांटिंग रेशियो है। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग की बात करें तो सूरजमुखी जो है ये एक प्रकाश उदासीन पादप है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसको डे न्यूट्रल प्लांट भी बोल सकते हैं, यानी दिन के प्रकाश का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको प्रकाश असंवेदी पादप या लाइट इनसेंसिटिव प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, या DNP। ठीक है, सूरजमुखी जो है ये एक लघुकालिक फसल है, इसका मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तो इसका मतलब हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स ले सकते हैं, एक वर्ष में हम लोग इसकी 3 फसलें जो हैं या 3 क्रॉप्स जो हैं वो सूरजमुखी की ली जा सकती हैं, ये इसकी खास बात होती है। नर व मादा जनक जो पौधे होते हैं या मेल एंड फीमेल जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें पुष्पन यानी फ्लावरिंग के अंदर डिफरेंस होता है या अंतर होता है। कितने दिनों का? 2 से 6 दिनों का। इसका मतलब या तो नर जनक में फ्लावरिंग 2 से 6 दिन पहले होगी या फिर मादा जनक में 2 से 6 दिन पहले हो जाती है। तो ये अंतर या डिफरेंस जो है वो रहता ही है। पुष्पन के तुल्यकालन यानी कि फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन के लिए, यानी पुष्पन जो है वो एक ही समय पर हो नर और मादा जनक पौधों में, इसके लिए हम लोग 2 प्रयास जो है वो कर सकते हैं। एक तो है स्टैगर्ड सोइंग और दूसरा है समर सोइंग। स्टैगर्ड सोइंग की बात करें तो इसमें हम लोग जो बुआई की दिनांक है उसको परिवर्तित कर देते हैं। इसमें नर जनक जो पौधे हैं या मेल जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनकी सोइंग या बुआई 2 से 6 दिन पहले की जाती है मादा जनक की तुलना में, और इसमें दोनों जनकों में पुष्पन, इससे होगा क्या, जो दोनों पेरेंट्स हैं मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हैं उनमें फ्लावरिंग या पुष्पन एक ही समय पर होगा। ठीक है, उसके बाद समर सोइंग की बात कर लेते हैं। तो शीत ऋतु में अगर हम बुआई करते हैं तो पुष्पन के अंदर 2 से 6 दिन का अंतर रहता है ना। फ्लावरिंग जो है उसमें 2 to 6 डेज का डिफरेंस जो है वो रहेगा, चाहे तो मेल पेरेंट जो है वो पहले फ्लावरिंग करेगा या फीमेल पेरेंट पहले फ्लावरिंग करेगी। लेकिन अगर हम ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर सीजन के अंदर सोइंग करते हैं, यानी मई के महीने में हम लोग बुआई करते हैं, तो पुष्पन का तुल्यकालन हो जाता है, फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, यानी मेल एंड फीमेल पेरेंट में या नर व मादा जनक के पौधों के अंदर जो पुष्पन है वो एक ही समय पर होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल इफेक्ट या वातावरणीय प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो लंबे दिनों में, ठीक है ना, लॉन्ग डेज के अंदर टेम्परेचर जो है वो सुइटेबल हो, उचित हो, उस पर अगर हम बुआई करते हैं या सोइंग करते हैं तो उससे होता क्या है, अभी पादप की ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी हाइट बढ़ जाती है प्लांट की। एक तो एक पत्तियों की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ लीव जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, इससे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, वृद्धि दर बढ़ जाती है और साथ में इसकी उपज जो है प्रति हेक्टेयर वो भी इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। तो ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो इससे भी हम लोग जो सनफ्लावर है उसकी हाइब्रिड सीड यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन। तो इसको संपूरक परागण भी बोलते हैं। 2 से 6 दिन का अंतर होने के कारण, अब 2 से 6 दिन का डिफरेंस है नर व मादा जनक पौधों के पुष्पन के अंदर, फ्लावरिंग के अंदर, तो इससे होगा क्या, अभी कीट जो है, जो भी इंसेक्ट है वो केवल एक ही जनक पौधे पर भ्रमण करता रहेगा। जैसे मान लीजिए नर जनक पौधे में पहले पुष्पन हो गया तो वो नर जनक पौधे, एक नर जनक पौधे से दूसरे नर जनक पौधे, दूसरे से तीसरे पर भ्रमण करता रहेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, वो मादा जनक पौधे पर नहीं जा पाएगा, इससे परागण कम होगा, पॉलिनेशन कम होगा और संकर बीज की जो उपज है या हाइब्रिड सीड की जो यील्ड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम हाइब्रिड सीड की यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, संकर बीज की उपज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आवश्यक है कि सेम कीट जो है या सेम इंसेक्ट जो है वो आर लाइन के पौधे से, आर लाइन के पौधे के जो पुष्पक्रम है उससे ए लाइन के पौधे के पुष्पक्रम पर जाए। ठीक है, क्योंकि आर लाइन क्या है, नरजनक पौधा है, ए लाइन क्या है, मादाजनक पौधा है। तो नरजनक पौधे से अगर मादाजनक पौधे के पुष्पक्रम पर जाएगा तभी परागण होगा, पॉलिनेशन होगा, तो तभी हम लोग संकर बीज की उपज को बढ़ा सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये इंसेक्ट है, आर लाइन के पौधे पर जाए जो कि मेल पेरेंट है या नरजनक पौधा है, उससे फिर सेम इंसेक्ट ही ए लाइन के पौधे पर या फीमेल पेरेंट प्लांट के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा होने से परागण का प्रतिशत बढ़ सकता है।
तो परागण को बढ़ाने के लिए या पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग 3 प्रयास जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले दिसंबर सोइंग। अगर हम अगर दिसंबर के अंदर सोइंग करते हैं या बिजाई करते हैं किसकी, सनफ्लावर या सूरजमुखी की, तो इनमें पुष्पन या फ्लावरिंग जो है वो मार्च के महीने में हो जाता है। और मार्च के महीने में जो मधुमक्खियां हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाली जाती हैं या इनकी रेयरिंग की जाती है। ठीक है, मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती है मार्च के महीने में। तो इससे होगा क्या, अधिक मधुमक्खियाँ या ज़्यादा से ज़्यादा जो हनी बीज हैं वो पुष्पों के ऊपर भ्रमण करेंगी, फ्लावर्स के ऊपर ट्रैवल करेंगी, और इससे परागण का प्रतिशत बढ़ जाता है या पॉलिनेशन इंक्रीज हो जाता है या पॉलिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है। दूसरा है बी कीपिंग। तो इसमें सूरजमुखी जो है उसमें पुष्पन के दिनों में, यानी जब फ्लावरिंग हो रही होती है सूरजमुखी के अंदर, उन दिनों में इसके आसपास मधुमक्खी पालन करना चाहिए, यानी हनी बीज बी कीपिंग जो है वो की जानी चाहिए। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं या बी हाइव जो होते हैं उनको संकर बीज खेत यानी हाइब्रिड सीड फील्ड से 200 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए, और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि 3 से 4 जगहों पर रखा जाना चाहिए। इससे होगा क्या, परागण का प्रतिशत बढ़ जाएगा या पॉलिनेशन परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा और हमारी हाइब्रिड सीड यील्ड भी बढ़ जाएगी। तीसरा है हैंड पॉलिनेशन या हस्त परागण इसको बोल देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, हाथ से परागण करवाने की कोशिश करनी है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, हथेली को जो नरजनक पौधे का पुष्पक्रम होता है या मेल पेरेंट प्लांट का जो हेड या कैपिटुलम होता है उसके ऊपर रगड़ना है। अपनी हथेली को रगड़ लिया, उसके बाद फिर आप जाओगे मालाजनक पौधे पर, और वहां पर जो पुष्पक्रम हेड या कैपिटुलम होगा उसके ऊपर अपनी हथेली को वापस से रगड़ देना है। ऐसा कब करना है आपको, सुबह 5 से 8 बजे के मध्य करना है। रोज कर सकते हो प्रतिदिन, या फिर एक दिन के अंतराल पर या 1 डे के इंटरवल पर ऐसा आपको करना है। ठीक है, और कब तक करना है, ये 2 सप्ताह तक लगातार 2 वीक्स तक लगातार करते रहना है। ऐसा करने से होगा क्या, अभी जो परागकण है वो नरजनक पौधे से मालाजनक पौधे पर ज़्यादा स्थानांतरित होंगे, ज़्यादा ट्रांसफर होंगे, जिससे परागण का प्रतिशत बढ़ जाएगा। पॉलिनेशन बढ़ गया तो इसका मतलब हाइब्रिड सीड यील्ड जो है या संकर बीज की जो उपज है वो भी बढ़ जाएगी। और यहाँ ऐसा करने से कितनी उपज बढ़ती है, 14% तक, 14% तक जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निपिंग की बात कर लेते हैं। तो निपिंग होती क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अधिक प्रकाश तीव्रता के कारण, जो ग्रीष्म ऋतु है या समर सीजन है उसमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा रहती है। उससे होगा क्या, कक्षस्थ पुष्पन होगा, यानी जो फ्लावर्स हैं वो टर्मिनल न बन के कहाँ बनेंगे, पत्ती के कक्ष में बनेंगे। ठीक है, और कक्ष में बने हुए जो इन्फ्लोरेसेंस हैं या पुष्पक्रम हैं वो हमारे काम के नहीं होते हैं। तो जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं या एक्सिलरी जो बड्स हैं वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करती रहती हैं, या जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग देते हैं सूरजमुखी की क्रॉप को वो एक्सिलरी बड्स में या कक्षस्थ कलिकाओं की तरफ ही चली जाती हैं। जबकि जो मुख्य शीर्षस्थ पुष्पक्रम होता है, जो मेन एपिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है या हेड या कैपिटुलम होता है टर्मिनल, उसको पोषण नहीं मिल पाता है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिससे सीड यील्ड या बीज की जो उपज है वो घट जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इन कक्षस्थ कलिकाओं को या इन एक्सिलरी बड्स को काट कर रिमूव कर देते हैं, हटा दिया जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निपिंग कहलाती है। ठीक है, तो निपिंग करके भी हम लोग हाइब्रिड सीड यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोलियर स्प्रे। तो पत्ती के ऊपर हम लोग स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 2% DAP सॉल्यूशन व 20 ppm नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है इनका 2 बार स्प्रे किया जाता है ना, 2 टाइम्स। पहली बार कब करना है, बुआई कर दी उसके 30वें दिन जो है या 13th डे जो है वो इसका स्प्रे किया जाता है। और दूसरी बार जो स्प्रे है वो कब करना है, बुआई के 60वें दिन या 60th जो डे है उस टाइम पे स्प्रे इसकी करनी है। ऐसा करने से होगा क्या, जो बीज की उपज है वो बढ़ जाएगी, हाइब्रिड सीड्स यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इरिगेशन या सिंचाई की बात करते हैं। तो अगर हम सूरजमुखी की फसल को प्रति सप्ताह सिंचाई देते हैं या पर वीक इरिगेशन देते हैं, तो ऐसा करने से जो बीज होंगे उनका आकार या साइज बढ़ जाएगा और संख्या जो है वो भी बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है। ऐसा होने से हाइब्रिड सीड यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी प्रति हेक्टेयर। उसके बाद लास्ट आता है प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात। तो जो ग्रीष्म ऋतु फसल होती है या समर सीजन क्रॉप होती है सूरजमुखी की, उसके लिए नर व मादाजनक पंक्तियों का जो अनुपात है या मेल एंड फीमेल रोज का जो रेशियो है वो क्रमशः रखा जाता है, या तो 1:3 रख लो या फिर 1:4 रख लो। ठीक है, लेकिन अगर हम शीत ऋतु में या विंटर सीजन के अंदर सनफ्लावर या सूरजमुखी की क्रॉप लेते हैं तो उसके लिए नर व मादाजनक पंक्तियों का अनुपात यानी मेल एंड फीमेल
पेरेंट रोज जो है उनका जो रेशियो है वो हम लोग ज़्यादा रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 1:6 तक रख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा मादाजनक पौधों की पंक्तियां होंगी उतनी ही ज़्यादा हाइब्रिड सीड यील्ड या संकर बीज की उपज हमें प्राप्त होगी। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।